हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे, आप सबकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट पोर्शन में हमेशा की तरह कवर कर लेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। देन हम उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि भाई वर्ड्स हैं क्या। आगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लेंगे, और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाएंगे, जो कि आपकी वोकैब की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करेंगे। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू का एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको अनसीन पैसेज अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। देन हम कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रैक्टिस है, फिर आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आगे थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआर यानी कि पैराजंबल। बहुत डिफिकल्ट होती है ये सिचुएशन जहाँ पर क्लोज टेस्ट में समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए, और पीक्यूआरएस में सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई पहले किसको रखें और बाद में किसको। जब आप मेरे साथ में डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो और कुछ ट्रिक्स लगाते हो, तब जाकर के ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, और फिर उसके बाद आप इन पोर्शन में भी अपने फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। और फोर्थ जो पार्ट है हमारी वीडियो का, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सबको समझ में आएगा, याद भी होगा। बट वोकैब की नेचर है कि आप उसको भूल सकते हो, तो आप उसको भूले ना, आपकी परमानेंट मेमोरी में जाए, उसके लिए ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको ज़रूर लगा कर जाएँ एमसीक्यूज को, इसके बिना ना जाए। ऑलराइट, ये स्किप करोगे तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रह जाएगी, तो इसको मिस ना किया करें। ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सभी के लिए क्लास बनी है एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करती हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, चाहे कोई भी एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, एनडीए जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ जो डिफेंस के अंदर सारे एग्जाम होते हैं, या फिर यूपीएससी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। भर भर के इसके अंदर कंटेंट है, भर भर के नॉलेज है। ये एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी वोकैबुलरी की, आपकी ग्रामर की, आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ओवरऑल इंग्लिश की प्रिपरेशन को एक बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं आप। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन वोकैबुलरी वर्ड्स। और आज के वर्ड्स बहुत खतरनाक वर्ड्स हैं, दिल थाम कर बैठना बेटा, क्योंकि आज के वर्ड्स आपको बेहोश भी कर सकते हैं। अभी देख लेना कितने खतरनाक वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है लेजिटिमेट। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वैध या फिर उचित। कोई चीज़ लॉफुल है, जस्टिफाइएबल है, या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। लेजिट्स का मतलब ही होता है लीगल। तो कोई चीज़ अगर वैलिड है, कोई चीज़ अगर लीगल है, तो वो कैसी है, वो लेजिटिमेट है। रूट वर्ड होता है लेग। लेग का मतलब होता है लॉ से, कानून से संबंधित। तो लीगल इसी से तो बनाया, लेग से, लीगल। तो ठीक है, तो इसमें रूट क्या है, लेग। तो लीगल है कोई चीज़, तो लेजिटिमेट मतलब कोई चीज़ अगर लेजिस्लेट करती है, मतलब कानून के हिसाब से है, और लीगल है। हिज क्लेम फॉर कंपनसेशन वॉज लेजिटिमेट एंड बैक्ड बाई डॉक्यूमेंट। उसके जो क्लेम थे, उसके जो दावे थे कंपनसेशन के लिए, मुआवजे के लिए, वो कैसे थे, लेजिटिमेट थे, मतलब लीगल थे। एंड बैक्ड बाई डॉक्यूमेंट, बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना, और किस चीज़ से, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा सपोर्ट करते थे वो। लॉफुल है, वैलिड एंड जस्टिफाइबल, तीनों रहेंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे इलीगल, इनवैलिड और इलेजिटिमेट। देखो लेजिटिमेट का डायरेक्ट एंटोनिम जो रहेगा वो रहेगा इलेजिटिमेट। ठीक है, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को ध्यान से देख लेंगे। अगला वर्ड है एंट्रेंच्ड। एडजेक्टिव होता है जमा हुआ, जड़ जमा हुआ। कोई चीज़ अगर बिल्कुल जड़ जमी हुई है, गहराई में पहुंच चुकी है, उसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड। फॉर्मली स्टेब्लिश्ड मतलब बहुत मजबूती से स्टेब्लिश हो चुकी है कोई चीज़। एंड डिफिकल्ट टू चेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ट्रेंच, डीप डग पोजिशन। ट्रेंच क्या होता है, बिल्कुल एकदम जड़ में। मान लो कोई चीज़ अगर जड़ जमा गई है, ट्रेंच कर गई है, मतलब हार्ड टू मूव, अब उसको हटाया नहीं जा सकता। रूटेड इन अ ट्रेंच, इसको छोड़िए, कटिए इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। रूट वर्ड है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है डिग करना, खुदाई करना गहराई में। और कोई चीज़ अगर गहराई में जड़ें जमा गई है, तो वो क्या हो गई, एंट्रेंच हो गई, मतलब मजबूत हो गई है। करप्शन इज डीपली एंट्रेंच्ड इन द सिस्टम। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, वो डीपली एंट्रेंच्ड है, बहुत गहराई में जड़ें जमा चुका है सिस्टम के अंदर।
रूटेड है, इनग्रेन्ड है एंड फिक्स्ड है। तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप इनग्रेन्ड को मार्क करेंगे। एंटोनिम्स रहेंगे टेम्पररी। भाई एक तरफ तो जड़ें जमा चुका है तो वो तो परमानेंट होगी ना चीज़, वो हटेगी नहीं, जड़ें जमा गई है। दूसरा टेम्पररी, अभी बस अभी के लिए है। अनस्टेबल है, अभी हट जाएगा। एंड वीक है। तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है आउस्टेड। वर्ब होता है बेदखल करना, हटाना। रिमूव्ड फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर और प्लेस। किसी एक जगह से, सत्ता से किसी को हटा देना, उसको बोलते हैं आउस्टेड। आउट, एसटी, आउस्ट है ना। आउस्ट मतलब क्या? थ्रोन आउट ऑफ स्टेटस, किसी एक स्टेटस से हटा देना। आउस्ट का मतलब आप जब आप आउस्ट बोल रहे हो तो आपको आउट सुनाई दे रहा है। आउट मतलब बाहर करना, मतलब हटाना। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। लैटिन वर्ड है ओस्टेर। इसका मतलब होता है पुश करना, धकेलना, मतलब हटाना। ठीक है, उसी से बना है आउस्टेड। द करप्ट लीडर वॉज आउस्टेड फ्रॉम ऑफिस बाय पब्लिक प्रोटेस्ट। पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो करप्ट लीडर था, जो भ्रष्ट लीडर था, भ्रष्ट नेता था, उसको आउस्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। कहाँ से? ऑफिस से। एक्सपेल, रिमूव्ड एंड डिस्प्लेस्ड तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से एक्सपेल्ड को मार्क करेंगे, रिमूव्ड और डिस्प्लेस्ड का तो पता होगा। एक तरफ हटाना है तो उसका उल्टा रहेगा अपॉइंटेड, इंस्टेटेड एंड एक्सेप्टेड तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप इंस्टेटेड को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड है ब्लैटेंटली। एडवर्ब होता है ये, इसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, एकदम निर्लज्जता से। डन ओपनली विदाउट शेम, बिना किसी शर्म के बिल्कुल खुले में कोई काम करना होता है ब्लैटेंटली। ब्ला ब्ला लाउडली, जैसे ब्ला ब्ला करता है कोई व्यक्ति बहुत, मतलब ब्ला ब्ला कर रहा है अगर, तो वो क्या बहुत तेजी से कर रहा है, मतलब क्या खुलेआम कर रहा है, सबके सामने कर रहा है। ऑब्वियस, शेमलेसली। तो ब्लैटेंटली मतलब ब्ला ब्ला करना खुलेआम, तो ब्लैटेंटली। ब्लैटेंट का मतलब ही लाउड या नॉइजी होता है। द रूल्स वर ब्लैटेंटली वायलेटेड बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा रूल्स को वायलेट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ब्लैटेंटली मतलब खुल्लम खुल्ला, शरेआम। ओपनली, शेमलेसली एंड फ्लैग्रेंटली तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे किसको? फ्लैग्रेंट को। एक मिनट, इसमें से आप फ्लैग्रेंटली को मार्क करेंगे। ठीक है जी, ये अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क करो। एक तरफ तो खुल्लम खुल्ला हो रहा, शरेआम हो रहा, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? सीक्रेटली, सटली एंड डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली को, सटली को, दोनों को मार्क करेंगे। सीक्रेटली का तो पता है आपको। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एग्जिजेंट। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अत्यावश्यक, बहुत आवश्यक है कोई चीज़, एकदम तत्कालिक है, अभी चाहिए, अर्जेंट है। तो एग्जिजेंट मतलब अर्जेंट, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, जिसमें इमीडिएट अभी एक्शन की ज़रूरत है। एग्जिजेंट दो वर्ड से मिलकर बना होगा, ऐसे देख लो इसको, इसके अंदर दो वर्ड छिपे हुए हैं, एग्जिट, अर्जेंट। किसी चीज़ में अगर आपको एग्जिट करना बहुत अर्जेंट है तो मतलब वो कैसी है? एग्जिजेंट है। मतलब क्या? अर्जेंट है, सिंपल। एग्जिट करना अर्जेंट है अगर कहीं से, तो वो कैसी चीज़ है? एग्जिजेंट है, मतलब अर्जेंट है, अभी इमीडिएट करना पड़ेगा। द एग्जिजेंट सिचुएशन रिक्वायर्ड द आर्मीज इंटरवेंशन। एक एग्जिजेंट सिचुएशन आई, एक अर्जेंट सिचुएशन आई कहीं पर, किसी एक एरिया में, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? आर्मी का तुरंत इंटरवेंशन चाहिए, वहाँ पर आर्मी का तुरंत हस्तक्षेप चाहिए। अर्जेंट, प्रेसिंग एंड क्रिटिकल तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे, भाई आर्मी की इंटरवेंशन है, बड़ी चीज़ है, अत्यावश्यक है, अर्जेंट है। इसका उल्टा क्या रहेगा? ट्राइवल, बहुत हल्की सी है, माइनर एंड अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। मार्क कर लेंगे इसमें से आप ट्राइवल को। नेक्स्ट, अगला वर्ड है इग्रेजियस। एडजेक्टिव होता है घोर और अत्यंत बुरा। घोर और अत्यंत बुरा, बहुत एक्सट्रीमली बैड, शॉकिंग है कोई चीज़, उसको बोलते हैं इग्रेजियस। हिज इग्रेजियस मिस्टेक कोस्ट द कंपनी मिलियंस। उसकी इग्रेजियस मिस्टेक हुई, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, कोस्ट द कंपनी मिलियंस, और जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया। शॉकिंग, आउटरेजियस एंड फ्लैग्रेंट तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे आउटरेजियस को, मार्क करेंगे फ्लैग्रेंट को। एक तरफ तो काफ़ी घोर है, काफ़ी बड़ा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा माइनर, हल्का सा, मामूली सा, ट्राइवियल एंड इनसिग्निफिकेंट। ट्राइवियल को अगेन मार्क कर लेंगे। पेन्स टेकिंग, देख रहे हो आज के वर्ड्स कितने खतरनाक वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स तो आपने सुने भी नहीं होंगे अभी तक। इसका ये होता है एक एडजेक्टिव। पेन्स टेकिंग क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है परिश्रमी, सावधान। डन विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट, बहुत केयर के साथ, बहुत एफर्ट के साथ कोई काम करा गया है तो वो कैसा है? पेन्स टेकिंगली करा गया है। पेन टेकिंग, काफ़ी पेन लेकर के, काफ़ी एफर्ट्स कर करके। टेकिंग पेन्स फॉर एक्यूरेसी, बहुत ध्यान से करा गया काम है, बहुत मेहनत के साथ, ग्रेट केयर और एफर्ट के साथ, वही है पेन्स टेकिंग।
द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड, रिपोर्ट कैसे बनाई गई थी? विथ पेनस्टेकिंग डिटेल, मतलब क्या? बहुत ही ग्रेट डिटेल के साथ में, बहुत ध्यान के साथ में। मेटिकुलस, डिलीजेंट एंड केयरफुल, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे, पेन इसको मेटिकुलस को मार्क कर लेंगे एंड डिलीजेंट भी मार्क करिएगा, दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स रहेंगे केयरलेस, नेग्लिजेंट एंड हेस्टी, इसमें से आप हेस्टी को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट अगला वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक, एडजेक्टिव होता है काल भ्रमित, पुराना, बिलोंगिंग टू अनदर टाइम, आउटडेटेड। एना का मतलब होता है अगेंस्ट, भाई एनाक्रोनिस्टिक, एना का मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ, और क्रोन होता है टाइम। तो अभी जो टाइम चल रहा है उसके खिलाफ, मतलब पुराना है, पहले का है। तो एनाक्रोनिस्टिक क्या हो गया? पुरानी कोई चीज़ हो गई। रूट वर्ड होता है क्रोनोस, क्रोनोस का मतलब होता है समय से, टाइम। तो उसी से बनता है, जहाँ पर भी आपको क्रोनो मिल जाएगा लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है? समय से संबंधित है वो चीज़। एनाक्रोनिस्टिक मतलब समय के विपरीत है, मतलब पुराना है। द यूज ऑफ टाइपराइटर्स नाउ सीम्स एनाक्रोनिस्टिक, जो टाइपराइटर्स का यूज था वो कैसा है? आज एनाक्रोनिस्टिक है, मतलब क्या? आउटडेटेड है। कैसा है? आउटडेटेड, पुराना हो गया। पहले टाइपराइटर चलते थे, आज तो कीबोर्ड्स आ गए हैं। आज तो आप लोग कीबोर्ड से लिख लेते हो, लेकिन पहले बड़ी सी मशीन होती थी, उस पर टाइप करना होता था, उसको बोलते थे टाइपराइटर। तो आज तो वो कहीं दिखाई नहीं देती, आज तो सारा काम कीबोर्ड से करते हैं लोग। तो एनाक्रोनिस्टिक मतलब आउटडेटेड, ऑब्सोलीट एंड एंटीक्वेटेड। मार्क करेंगे एंटीक्वेटेड को, मार्क करेंगे ऑब्सोलीट को। आउटडेटेड का आपको पता है, आउटडेटेड जिसकी डेट आउट हो गई, मतलब पुराना है। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। एक तरफ तो काफ़ी पुराना है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? मॉडर्न। कंटेम्प्रेरी मतलब अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, इसी समय का, तत्कालिक नहीं, तत्कालिक नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं क्या है। कंटेम्प्रेरी का मतलब है जो अभी चल रहा है, इसी समय पर। एंड अपडेटेड, अपडेट मतलब अपडेट हो चुकी है कोई चीज़, तो मतलब अभी करंट है जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्पोस्टर, नाउन होता है धोखेबाज या नकली व्यक्ति को बोलते हैं इम्पोस्टर। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की बनने की कोशिश कर रहा है। धोखेबाज है, नकली व्यक्ति है, उसी को बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर फेक पर्सनैलिटी, ठीक है, फेक पोस्टर आइडेंटिटी। आई एम पोस्टर कह रहा है कि मैं ही हूँ ये, लेकिन वो है नहीं, अपने आप को बता रहा है लेकिन वह है नहीं। आई एम पोस्टर, आई एम पोस्टर मतलब इस पोस्टर में मैं हूँ, लेकिन वो है नहीं, कोई और है, तो वो बनने की कोशिश कर रहा है, दिखावा कर रहा है बस। द पुलिस अरेस्टेड एन इम्पोस्टर, एक बहरूपिये को, एक ढोंगी को, इम्पोस्टर को अरेस्ट किया पुलिस ने। प्रिटेंडिंग टू बी ए डॉक्टर, वो क्या था? एक डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। फ्रॉड, प्रिटेंडर मतलब दिखाने वाला बस, डिसीवर यानी कि धोखेबाज। मार्क करेंगे डिसीवर को, मार्क करेंगे प्रिटेंडर को। एक तरफ तो धोखेबाज है, नकली व्यक्ति है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा? जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिक एंड रियल। नेक्स्ट एनोनिमिटी, नाउन होता है गुमनामी या फिर अज्ञात अवस्था को बोलते हैं एनोनिमिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन और अननेम्ड, किसी का नाम नहीं आ रहा सामने, अननोन है, उसी अवस्था को बोलते हैं एनोनिमिटी। एन का मतलब होता है विदाउट, बिना किसी, और ओनिम मतलब नेम, बिना नाम के अगर कोई है तो गुमनामी है, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं, उसी स्टेट को बोलते हैं एनोनिमिटी। रूट वर्ड है ओनिम, इसका मतलब होता है नेम। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम इसे छोड़ दो, इसमें आया हुआ है ओनिम, इसमें समझ सकते हो ना, इसको समझो, देखो छोड़ो मत, इसको समझो। ओनिम, ओनिम क्या होता है? नेम से संबंधित होता है। सिनोनिम मतलब उसके जैसा नाम, एंटोनिम उसके विपरीत नाम। नेम, निम, निम मतलब नाम, नाम मतलब शब्द। तो ठीक है, सिनोनिम में क्या होता है? उसके जैसा ही तो शब्द होता है। एंटोनिम क्या होता है? उसके खिलाफ, उसका विपरीत शब्द होता है। ठीक है, तो निम मतलब नाम। तो एनोनिमिटी है मतलब जहाँ पर नाम ही नहीं आ रहा, मतलब गुमनामी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफन एनकरेज एनोनिमिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं एनोनिमिटी को। एनोनिमिटी मतलब गुमनामी को, क्योंकि सोशल मीडिया पर कौन कब किसकी चीज़ों पर कमेंट करके चला जाता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता ना कौन है, क्योंकि फेक अकाउंट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें ढूंढ लो, कहाँ पर ढूंढोगे किसी को। तो उस चीज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो एनकरेज करते हैं एनोनिमिटी को। नेमलेसनेस भाई गुमनामी है। ऑब्सक्योरिटी एंड इनविजिबिलिटी, कोई पता ही नहीं लगेगा कि विजिबल ही नहीं है कोई चीज़, तो ऑब्सक्योरिटी को मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो भाई गुमनामी है, अज्ञात अवस्था है, पता ही नहीं कौन है ये व्यक्ति। दूसरी तरफ फेम है, सब जानते हैं, रिकॉग्निशन है, पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अगला वर्ड है फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है तुच्छता या फिर हल्कापन। लैक ऑफ सीरियसनेस या फिर सिलीनेस, उसको बोलते हैं फ्रीवोलिटी। द टीचर डिसलाइक द स्टूडेंट्स फ्रीवोलिटी ड्यूरिंग क्लास, क्लास के अंदर बच्चा सीरियस नहीं था, टीचर क्या हो गया? टीचर ने उसकी फ्रीवोलिटी को, उसकी लैक ऑफ सीरियसनेस को क्या करा है? डिसलाइक किया, नापसंद किया। ट्राइवलिटी, सिलीनेस एंड फ्लिपेंसी, ये तीनों रहेंगे
इसके सिनोनिम्स, फिलिपेंसी बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में आने के बहुत चांस है, मार्क करेंगे, डबल स्टार मार्क करेंगे इसको। एंड ट्राइबलिटी भी अच्छा वर्ड है, ट्राइबल से बना है। और सिलीनेस को तो पता होगा आपको, ठीक है, मूर्खता, हल्कापन, ठीक है, नज़रअंदाजी। तो ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे सीरियसनेस, ग्रेविटी एंड इंपॉर्टेंस। इसमें से आप ग्रेविटी को मार्क करेंगे, एग्जाम में आया कई बार ये। नेक्स्ट अगला वर्ड है इम्पर्सोनेशन, नाउन, प्रतिरूपण, किसी और का रूप ले लेना, प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन, किसी और पर्सन में तब्दील हो जाना, उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेशन। आई एम द पर्सन, कह रहा है कि आई एम द पर्सन, लेकिन वो फेक पर्सन है, ठीक है, वो फेक पर्सन है, इम्पोस्टर जैसा ही है ये, ठीक है, इम्पोस्टर जैसा ही है। आई एम द पर्सन, वो कह रहा है कि मैं ही हूँ ये पर्सन, बट वो फेक पर्सन है। तो इम्पर्सोनेशन मतलब क्या, प्रतिरूपण, किसी और का रूप ले लेना। ही वॉज कॉट फॉर इम्पर्सोनेशन ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के अंदर वो किस लिए पकड़ा गया, इम्पर्सोनेशन की, मतलब क्या, किसी और की जगह पर एग्जाम दे रहा होगा, एग्जामिनर ने पकड़ लिया, तो वो कह रहा है आई एम द पर्सन, मैं ही हूँ ये, लेकिन वो नहीं है, वो कर रहा है इम्पर्सोनेशन, फ्रॉड कर रहा है, मिमिक्री एंड डिसेप्शन। तीनों रहेंगे, डिसेप्शन मतलब धोखा देना, मार्क कर लो। तो सिनोनिम हो गएंगे ये तीनों। एंटोनिम्स रहेंगे ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रूथ। अगला वर्ड है कोटेरी। भाई देख रहे हो वर्ड्स, देखो आप आज के वर्ड्स देखो कितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स तो सुने भी नहीं आपने अभी तक। कोटेरी होता है एक नाउन, यही फायदा है भाई इस क्लास का, ऐसे वर्ड सेलेक्ट करता हूँ जो एग्जाम में आएंगे, जो आपने अभी तक नहीं सुने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स है, क्योंकि आजकल ना एग्जाम में हल्के वर्ड्स आने बंद हो गए हैं। किसी भी एग्जाम को देने जाओगे ना वोकैब में आपको हल्के वर्ड्स मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। कोटेरी, तो इसलिए भाई इन वर्ड्स को ध्यान से देख लिया करो, ध्यान से पढ़ लिया करो, वरना पिछड़ जाओगे बहुत ज़्यादा। अगर हल्के में ले जाओगे ना चीज़ों को तो पिछड़ जाओगे, बेहिसाब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सिलेक्शन मिलेगा आपको एक। कोई नहीं भाई, चलिए, मेहनत तो अपने हाथ में है, जितना चाहे उतना कर लो या चाहे मत करो, वो आपके ऊपर है, जिसको करनी होती है वो कर जाता है बेटा, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है भाई, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता लगातार मेहनत करिए, बिना संडे, कोई संडे नहीं है भाई, बेरोजगार लोगों की लाइफ में कोई संडे नहीं होता, क्या करेंगे संडे का यार, जब तक कामयाब नहीं हो जाओगे तब तक संडे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। वर्ड है कोटेरी, नाउन होता है, इसका मतलब होता है गुट या फिर एक मंडली, एक स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप विथ शेयर्ड इंटरेस्ट। एक स्मॉल, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है, अलग से ग्रुप है जिनके शेयर्ड इंटरेस्ट है, मतलब पूरे ग्रुप का, जो गुट है पूरा ग्रुप, उसका एक ही मकसद है, तो उसी को बोलते हैं कोटेरी, ठीक है, एक ही मकसद है। अब हम सबका मकसद एक ही है, चीन दबा का डमडम। द लीडर वॉज सराउंडेड बाई हिज लॉयल कोटेरी। लीडर किस चीज़ से सराउंड था, किस चीज़ से घिरा हुआ था, अपने लॉयल कोटेरी से। कोटेरी मतलब एक ग्रुप था उसका, उससे घिरा रहता था, उसके लोग रहते थे, नेता लोग होते हैं ना, उसके आसपास बहुत सारे एक ग्रुप होता है पूरा, उनके साथ चलता है पूरा महकमा, पूरा वो होता है, महकमा बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, उसके साथ में चलता है वो, तो उसको बोलते हैं कोटेरी। क्लिक, सर्कल एंड ग्रुप तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे। क्लिक को, सर्कल और ग्रुप का तो पता होगा, एक तरफ तो भाई कोटेरी में मतलब ग्रुप है, दूसरी तरफ मास, क्राउड और मल्टीट्यूड, मतलब क्राउड तो एक पूरी भीड़ होगी ना, उसमें कोई एक शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं हुआ, उनका सबका मकसद एक नहीं है, ठीक है। मास, क्राउड एंड मल्टीट्यूड, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, आगे बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपको वर्ड्स अच्छे लगे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो अभी के अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे वीडियो को लाइक करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस। व्हेन पिग्स फ्लाई, कभी नहीं होना, समथिंग इम्पॉसिबल। पिग्स जो होते हैं, सुअर, कभी उड़ते हैं क्या, नहीं उड़ सकते भाई, वो तो चलते हैं ना, वो तो जमीन पर चलते हैं, पक्षी थोड़ी ना जो उड़ेंगे। व्हेन पिग्स फ्लाई, कह रहे हैं कि व्हेन पिग्स फ्लाई, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है, तो कभी नहीं होने वाला, समथिंग इम्पॉसिबल। ही विल पे हिज डेट्स, डेट्स होते हैं कर्जा, तो वो अपना कर्जा चुका देगा। व्हेन पिग्स फ्लाई, तो मतलब क्या, वो कभी चुका ही नहीं पाएगा। थ्रो कोल्ड वाटर, उत्साह कम करना, डिस्करेज और अपोज। देखो कोल्ड वाटर फेंक दिया, मतलब क्या, कोल्ड वाटर क्या है भाई, कोई चीज़ है उसके ऊपर आपने कोल्ड वाटर फेंक दिया, तो कोई चीज़ उत्साह में थी, आपने पानी फेंक दिया ठंडा, तो वो क्या दब जाएगी, उसका उत्साह कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा। हिज नेगेटिव कमेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन आवर प्लान्स, उसके नेगेटिव कमेंट्स ने थ्रू कोल्ड वाटर मतलब उत्साह कम कर दिया, डिस्करेज कर दिया हमारे प्लान्स को। होल्ड वंस टंग, अपनी टंग को होल्ड करना मतलब क्या, चुप रहना, सिंपल है। तो रिमेन साइलेंट मतलब चुप रहना। शी वॉन्टेड टू आर्ग्यू, वह बहस करना चाहती थी, बट डिसाइडेड टू होल्ड हर टंग, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि वो चुप रहेगी। अ कुक्कू इन द नेस्ट, परिवार समूह में धोखेबाज। अ कुक्कू इन द नेस्ट, अ डिसीटफुल इंट्रूडर। देखो, अ कुक्कू इन द नेस्ट, कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाती है, नेस्ट में जाती है, उसके अंडों को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। ये कहानी सबने सुनी होगी, ऐसा होता है। अ कुक्कू इन द नेस्ट, अगर नेस्ट में कुक्कू आ गई तो मतलब एक इंट्रूडर है, धोखेबाज व्यक्ति आ गया है। द स्पाई वॉज,
अ कुकू इन द नेस्ट अमंग द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के बीच में एक स्पाई था, एक जासूस था। तो वो क्या था? कुकू इन द नेस्ट था मतलब क्या? इंट्रूडर था, धोखेबाज व्यक्ति था। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। कम अबाउट, हिंदी मीनिंग है इसका घटित होना। कम अबाउट मतलब घटित होना, कोई चीज़ हैपन होना, अकर होना। अ मेजर चेंज केम अबाउट आफ्टर द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स आने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज केम अबाउट मतलब होगा, अकर होगा, हैपन करेगा। कम अक्रॉस, सामना होना, मिलना। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, अचानक से किसी से मिल जाना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, कल। कल यस्टरडे मतलब कल, जो बीता हुआ कल है, उसमें मैं अपने एक पुराने दोस्त से अचानक से मिला हूँ, मीट बाई चांस। कम अपार्ट, टूट जाना। ब्रेक इनटू पीसेस, कोई चीज़ अगर पीसेस में टूट गई, कम अपार्ट हो गई। द ओल्ड बुक केम अपार्ट इन माई हैंड्स, जो पुरानी बुक थी, केम अपार्ट मतलब टूट गई है मेरे हाथ से, ठीक है। तो ओल्ड बुक थी, पुरानी थी, फट गई होगी, टूट गई होगी। ब्रेक इनटू पीसेस। कम बैक, कम बैक का मतलब होता है लौट आना, रिटर्न करना। ही केम बैक आफ्टर 5 years अब्रोड, 5 साल बाहर रहने के बाद वह वापस लौट आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देख रहे हो बेटा, वोकैब का कोई चीज़ ऐसी बची हुई नहीं है जो इस क्लास से बच जाए। जब डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो भाई साहब बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है। आप देखना, कुछ महीने की तैयारी, कुछ महीने की प्रैक्टिस आपके लेवल को कहाँ ले जाएगी। पहला वर्ड है वैग, मजाकिया व्यक्ति को बोलते हैं वैग। अ विटी मिस्चीवस पर्सन, कोई व्यक्ति होता है ना बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, सबको हंसाता रहता है, फनी होता है काफ़ी ज़्यादा, उसी को बोलते हैं वैग। द वैग एंटरटेन्ड द ग्रुप विद हिज जोक्स, वैग ने, हंसमुख व्यक्ति है जो, उसने क्या करा है, पूरा ग्रुप को एंटरटेन करा है अपने जोक्स के साथ में। अगला वर्ड है शीथ, खोल या फिर आवरण को बोलते हैं शीथ। अ कवर फॉर अ स्वॉर्ड और ब्लेड, किसी एक स्वॉर्ड तलवार के ब्लेड के रखने के लिए जो खोल होता है, शीथ, उसको बोलते हैं, ठीक है। द नाइट ड्रू हिज स्वॉर्ड फ्रॉम द शीथ, जो नाइट क्या है, योद्धा है, उसने क्या करा है, ड्रू निकाला है स्वॉर्ड, अपनी तलवार को, और कहाँ से निकाला है, शीत से, खोल से बाहर निकाला है, मतलब उसके कवर से, तलवार के कवर से उसको बाहर निकाला है। अगला वर्ड है एडल्ट्रेट, मिलावट करना। टू मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, किसी चीज़ को इम्प्योर कर देना, कुछ उसमें भद्दा, इन्फीरियर, कुछ उसमें हल्के से सब्सटेंस को मिला करके उसको इम्प्योर कर देने को ही बोलते हैं एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेशन होती है। द शॉपकीपर वॉज कोल्ड, द शॉपकीपर वॉज कोट, शॉपकीपर पकड़ा गया, दुकानदार पकड़ा गया, एडल्टरिंग करते हुए, मिलावट करते हुए, मिल्क में वाटर को मिलाते हुए। तो एडल्टरिंग मतलब मिलाना। अगला वर्ड है लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश लेखक। कई बार एग्जाम में आया भाई ये वर्ड, मार्क करेंगे, डबल स्टार मार्क करेंगे। वैसे तो सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो व्यक्ति डिक्शनरी बनाता है ना, डिक्शनरी को लिखता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। सैमुअल जॉनसन वॉज अ फेमस लेक्सिकोग्राफर, सैमुअल जॉनसन क्या था, एक बहुत फेमस लेक्सिकोग्राफर था, डिक्शनरी लिखने वाला व्यक्ति था। वर्ड्स कंप्लीट हुए, आपने देखा कितने अच्छे, कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। डिटेल में एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आता है वो इजीली समझ में आने शुरू हो जाएंगे और इंग्लिश को जो पढ़ने का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। चलें आगे। ट्रबल्ड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है चेंज, बदलाव। ट्रबल्ड ट्रांजिशन मतलब मुसीबत, बहुत परेशानी वाला ट्रांजिशन। ऑन द नेपाल प्रोटेस्ट एंड आफ्टर, नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज लोगों ने क्या करा, वहाँ पर एकदम क्रांति ला दी, और उसके बाद के जो सिस्टम है वो अभी पता लगेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट इन नेपाल मस्ट रेजिस्ट इलेजिटिमेट डिमांड्स, इंटरिम गवर्नमेंट, अच्छा ये जो नेपाल में जेंजियो ने क्रांति लाई है, तो मेरा ये सवाल है, क्या सच मायने में ये क्रांति है? जिस देश में पार्लियामेंट को फूंक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया गया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जला दिए गए, मिनिस्टर्स के साथ में अटैक हो रहे हैं, असॉल्ट हो रहा है, क्या ये सच में क्रांति है? क्या डेमोक्रेसी जैसे देशों में ये चीज़ें शोभा देती हैं? ये मेरा सवाल है, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट में बताना कुछ भी। इंटरिम गवर्नमेंट इन नेपाल मस्ट रेजिस्ट इलेजिटिमेट डिमांड्स। इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी होती है? बस अंतरिम, अभी टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी गई है, परमानेंट गवर्नमेंट अभी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को, मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट को अभी सेलेक्ट किया जाएगा, बट अभी के लिए इंटरिम बना दी है जो अभी चलाएगी बस देश को।
इंटरिम गवर्नमेंट इन नेपाल, नेपाल के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मस्ट रेजिस्ट, उसको रेजिस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए इललेजिटिमेट डिमांड्स का। ये जो जेंजीज के द्वारा इललेजिटिमेट डिमांड्स उठ रही हैं, एकदम इलीगल डिमांड्स उठ रही हैं, उनको रेजिस्ट करना चाहिए। आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट दैट लेफ्ट 74 डेड, 74 लोग मर गए। एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ नेपाल के अंदर। नेपाल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ फॉलन, नेपाल की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो गिर गई। विद इट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व, उसकी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई। एंड फॉर्मर जूरिस्ट, और पुरानी जो एक जूरिस्ट थी, एक जज थी, ये सुशीला कार्की इनका नाम है, लीडिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट, और ये अब इंटरिम गवर्नमेंट को चला रही हैं अंटिल द 2026 इलेक्शन। 2026 में इलेक्शन होंगे नेपाल में, तब तक सुशीला कार्की सरकार को चला रही हैं। वाइल द जेन जी प्रोटेस्टर्स had legitimate grievances including poor governance, entrenched corruption and intolerance of critical views seen in the ousted CPN-UML-led government's banning of 23 social media websites. The transition itself was blatantly unconstitutional, violating Article 76 of Nepal's 2015 constitution, which permits dissolution only after failed prime minister appointments. जब जेनजी जो प्रोटेस्टर्स थे, जब उन्होंने लेजिटिमेट ग्रीवांसेस रखी, इंक्लूडिंग लेजिटिमेट मतलब इलीगल ग्रीवांसेस रखी, इलीगल ग्रीवांस किया, इंक्लूडिंग क्या शामिल था, पुअर गवर्नेंस बताया सरकार का कि भाई सरकार अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, एंट्रेंज्ड करप्शन बताया कि भाई यहाँ पर करप्शन जड़े जमा चुका है सरकार के अंदर, इंटॉलरेंस ऑफ क्रिटिकल व्यूज़ की भाई यहाँ पर इंटॉलरेंस हो रही है, ठीक है, चीज़ों को बहुत तरीके से नहीं करा जा रहा है, इंटॉलरेट नहीं किया जा रहा चीज़ों को, असहिष्णुता चल रही है वहाँ पर। सीन इन द आउस्टेड CPM, जो अभी उखाड़ दी गई है सरकार, CPM-UML पार्टी थी उसकी, गवर्नमेंट की, बैन कर दिया उसने 23 सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बैन किया था। मेन वजह जो सामने आई थी वो ये आई थी कि भाई 23 सोशल मीडिया वेबसाइट को बैन कर दिया था सरकार ने, जिसकी वजह से जेनजीज लोग भड़क गए, लड़का लोग। द ट्रांजिशन इटसेल्फ, और ये जो ट्रांजिशन था इटसेल्फ वॉज ब्लैटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो ट्रांजिशन लाई सरकार को हटाया, ये ब्लैटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये वॉयलेट कर रहा था, वॉयलेट करता है आर्टिकल 76 है नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन का, विच परमिट, जो परमिट करता है डिसोल्यूशन, कि भाई सरकार को हटाया जा सकता है, सरकार को डिसोल्व किया जा सकता है, ओनली आफ्टर फेल्ड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, केवल तब जब फेल्ड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट हो। तो यहाँ तो कुछ ऐसा था नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बरकरार थे, अच्छे खासे देश को चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हटा दी गई, तो ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। येट considering the exigent circumstances, there is little purchase for judicial review of the steps taken last week. लेकिन फिर भी क्या है कि कंसीडर करना exigent circumstances, exigent का मतलब क्या है, एकदम अर्जेंट जो circumstances वहाँ पर चल रही हैं उनको कंसीडर कर लिया जाए। There is little purchase for judicial review, तो कोई परवाह नहीं कर रहा जुडिशियल रिव्यू की ऑफ द स्टेप्स टेकन लास्ट वीक, जो लास्ट वीक स्टेप्स लिए गए। नोटेबली द प्रेसिडेंट, जाहिर तौर पर जो प्रेसिडेंट है, डिड नॉट डिसॉल्व द अपर हाउस, उन्होंने अपर हाउस को डिसॉल्व नहीं किया। द नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली है उनको उसने डिसॉल्व नहीं किया। मोर ट्रबलिंग वर द प्रोटेस्टर्स इग्रेजियस एक्शंस विच इंक्लूडेड बर्निंग पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रॉइंग वाइटल डॉक्यूमेंट्स। मोर ट्रबलिंग क्या था, जो प्रोटेस्टर्स उनकी इग्रेजियस एक्शन आए, इग्रेजियस मतलब बहुत ही घिनौने एक्शन सामने आए, विच इंक्लूडेड बर्निंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को जला दिया गया यार, डेमोक्रेसी का मंदिर होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया। कितनी बड़ी घटनाएं हैं ये दोनों की दोनों, पार्लियामेंट का जल जाना और सुप्रीम कोर्ट का जल जाना। डिस्ट्रॉइंग वाइटल डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया गया। नेपाल इज एक्सपेक्टेड टू सफर सेवर इकोनॉमिक लॉसेस बिसाइड्स गवर्नेंस इश्यूज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट्स। नेपाल जो है उससे उम्मीद की जाती है कि ये सफ़र करेगा, नेपाल उम्मीद लगाई जा रही है कि नेपाल सफ़र करेगा बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉसेस, गवर्नेंस इश्यूज़ के साथ साथ में बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉसेस भी होंगे ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी का एंड डॉक्यूमेंट्स का। द टारगेटिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सजेस्ट एन असॉल्ट ऑन नेपाल्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, institutions established after the painstaking constitution writing process that followed the much needed ending of a decade-long civil war in 2006, overcoming an anachronistic and discredited monarchy, and which included marginalized sections beyond Kathmandu Valley's power structures, even if
देयर वाज हाफ हार्टेड और इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट एंड लेटर। कह रहे कि जो टारगेटिंग हुई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सजेस्ट एन असोल्ट ऑन नेपाल्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये एक असोल्ट है, ये एक हिंसा है नेपाल के पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पर। इंस्टीट्यूशंस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्या है कि भाई जहाँ पर संविधान लागू हो गया था उसके बाद का जो नेपाल था उसके ऊपर ये सीधा हमला है। इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द पेंस्टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग प्रोसेस। काफ़ी मेहनत भरा कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग प्रोसेस रहा भाई। संविधान ऐसे ही थोड़ी ना लिख दिए जाते हैं, बहुत बड़ा पेनस्टेकिंग एफर्ट है वो, पूरा प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। जो इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए पेनस्टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग प्रोसेस के बाद में, दैट फॉलोड द मच नीडेड एंडिंग ऑफ ए डिकेड लॉन्ग सिविल वॉर चला 2006 में। ओवरकम किया गया एनाक्रोनिस्टिक मतलब पुरानी व्यवस्थाओं को ओवरकम किया गया, मोनार्की को हटाया गया, डेमोक्रेसी लाई गई, एंड विच इंक्लूडेड मार्जिनाइज सेक्शंस बियॉन्ड काठमांडू वैलीज पावर स्ट्रक्चर। सब कुछ चेंज करा गया। नेपाल में बहुत बड़े बदलाव आए थे। पहले मोनार्की होती थी, राजा महाराजा वाला सिस्टम था, फिर डेमोक्रेसी लाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कितने एफर्ट्स करे होंगे नेपाली लोगों ने। इवन देयर वाज हाफ हार्टेड और इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट एंड लेटर। लेकिन हाँ ठीक है भाई, जब इस तरीके से चीज़ें नहीं चल पाई तो पूरा की पूरी कानून व्यवस्था भंग हो गई। द इंटरिम गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग द क्रिमिनल्स टू जस्टिस। जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो भी सरकार चल रही है, मस्ट ब्रिंग द क्रिमिनल्स टू जस्टिस। हाँ, जो क्रिमिनल्स हैं जो वायलेशन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सज़ा मिलनी ही चाहिए। एज एनी इन एक्शन, क्योंकि अगर कोई इन एक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, विल लेड टू आ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस। फिर क्या हो जाएगा कि वायलेंस करना नेपाल के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएगा। थ्रेटनिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस, सारे इंस्टीट्यूशंस को धमकियाँ देने शुरू कर देंगे लोग बाग। दैट वर सेटअप टू फुलफिल द प्रोमिस ऑफ डीपर डेमोक्रेटाइजेशन एंड नेपाल्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रिपब्लिक। कि भाई अगर ये जो लोग आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, किसी को भी मार दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कागज़ों को जला रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर एक बार इनको सज़ा नहीं मिली तो ये एक नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा वायलेंस को, और फिर ये इंस्टीट्यूशंस में बिलीव नहीं कर पाएंगे नेपाली लोग। और ये क्या है कि दैट वर सेटअप, जो इंस्टीट्यूशन सेट करे गए हैं, जिनको बनाया गया है, डेमोक्रेटाइजेशन, ये जो हमारा लोकतंत्र है, इसकी चीज़ों को तरीके से करने के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं नेपाल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये जो रिपब्लिक बना वो चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर से वहाँ पर एनार्की वाला सिस्टम हो सकता है या फिर मोनार्की की तरफ भी देश जा सकता है। फिलहाल तो एनार्की जैसे हालात तो हैं। एनार्की होती है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। इवन इफ जेन जी प्रोटेस्टर्स क्लेम दैट इम्पोस्टर्स कैरिड आउट द वायलेंस, देयर कंटिन्यूड रिलायंस ऑन ऑनलाइन forums such as Discord for decision making reveals immaturity and an unrepresentative nature. Even if Gen Z protesters claim, चाहे ये Gen Z protester जो हैं क्लेम करते हैं that imposters carried out the violence, ये कह रहे हैं कि imposters ने, हमने नहीं किया, imposters कोई आ गए बस, मतलब कोई अलग से लोग आ गए जिनका हमें पता भी नहीं है, नकली लोग आ गए, उन्होंने आकर के वायलेंस कर दी। देयर कंटिन्यूड रिलायंस ऑन ऑनलाइन फोरम्स, लेकिन ये जो लगातार रिलायंस कर रहे हैं डिस्कॉर्ड जैसी एप्लीकेशन पर फॉर डिसीजन मेकिंग रिवील्स इमेच्योरिटी। तो ये दिखता है कि भाई साहब ये जो जेंजी लोग हैं, इमेच्योरिटी है इनके अंदर एंड एन अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर है इनके अंदर। ये कोई जिम्मेदारी वाली चीज़ें नहीं देखते, ये केवल अपने मज़े वाली चीज़ें देखते हैं। एप्लीकेशंस के ऊपर आप देश जला दे रहे हो यार, क्या मतलब क्या सिचुएशन है ये। द रिलायंस ऑन ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर जो इनका रिलायंस है, ये जो उसके ऊपर निर्भर है, विच फीचर एनोनिमिटी, जिसके अंदर एनोनिमिटी मिलती है देखने को। भाई एनोनिमिटी क्या, वहाँ पर गुमनामी है, पता ही नहीं है ना ऑनलाइन फोरम्स का कि कौन क्या है। फ्रिवोलिटी है, फ्रिवोलिटी मतलब बहुत मामूली सी चीज़ें हैं यार, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें थोड़ी ना है। एंड इम्पर्सोनेशन है, इम्पर्सोनेशन मतलब क्या है कि भाई किसी भी चीज़ का रूप ले लेती ना सोशल मीडिया तो। एंड द फैक्ट दैट देयर इज नो गारंटी दैट दीज व्यूज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनी मार्जिनाइज्ड ग्रुप सजेस्ट दैट गिविंग इन टू द डिमांड्स फ्रॉम दीज अनअकाउंटेबल ग्रुप्स अनक्रिटिकली कुड बी हैजर्डस। कह रहे कि भाई फैक्ट ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि इस तरीके के जो व्यूज़ हैं, इस तरीके के जो विचार हैं, आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनी मार्जिनलाइज ग्रुप्स। ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, पिछड़े हुए लोग हैं बहुत सारे, देश के अंदर बहुत सारी गरीबी भी है, उनके व्यूज़ तो नहीं हो सकते ही। सजेस्ट दैट गिविंग इन टू द डिमांड्स फ्रॉम दिस अनअकाउंटेबल ग्रुप्स, और ये जो डिमांड्स उठ रही हैं इन अनअकाउंटेबल ग्रुप्स के द्वारा, अनक्रिटिकली कुड बी हैजर्डस। अगर इनकी आलोचना ना हुई, अगर इनको दबाया ना गया, अगर इन चीज़ों का दमन नहीं किया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैजर्डस हो सकते हैं नेपाल के लिए।
बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं ये जेनजीज लोग जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं बोलूँगा मैं इसको, सीधी वॉयलेंस बोलूँगा। जो ये लोग वहाँ पर वॉयलेंस कर रहे हैं नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। द फेलियर्स ऑफ मेन स्ट्रीम लीडर्स, द केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देवबा, पुष्पा कमल दहल, ट्रोइका and their coteries cannot justify discrediting democracy or the polity itself, as some protesters have made it out to be, echoing antisocial and destructive pro-monarchic elements. फेलियर्स जो हुआ, जो वहाँ के मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, जो राजनीति के अंदर बड़े बड़े लीडर्स थे मेन स्ट्रीम में, केपी शर्मा ओली थे, प्राइम मिनिस्टर रहे पहले, शेर बहादुर देवबा, पुष्पा कमल दहल ट्रोइका एंड देयर कोटरीज, और इनके कुछ और साथी, कैन नॉट जस्ट डिस्क्रेडिटिंग डेमोक्रेसी, कैन नॉट जस्टिफाई डिस्क्रेडिटिंग डेमोक्रेसी। तो ये केवल डेमोक्रेसी को के ऊपर सवाल उठा करके जस्टिफाई नहीं कर सकते चीज़ को, या फिर पूरी राजनीति को ही के ऊपर आलोचना करके नहीं चीज़ों को ठीक कर सकते। एज सम प्रोटेस्टर्स हैव मेड इट आउट टू बी, कुछ प्रोटेस्टर्स ने ये चीज़ भी करा है, इको करा है एंटी सोशल और डिस्ट्रक्टिव प्रो मोनार्किंग एलिमेंट्स। वहाँ पर क्या है कि भाई प्रो मोनार्की चीज़ों की भी, तत्वों की भी वहाँ पर मौजूदगी देखने को मिली। One outcome is that the entrenched leadership of mainstream parties could be compelled by party members to give way to fresh blood. एक आउटकम क्या है, इज दैट कि भाई जो entrenched लीडरशिप है ना, जो पूरी बढ़िया एस्टेब्लिश, वेल एस्टेब्लिश जो वहाँ की लीडरशिप है मेन स्ट्रीम पार्टीज के अंदर, कुड बी कंपेल्ड बाई पार्टी मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स के द्वारा उनको बाध्य किया जा सकता है कि भाई वो टू गिव वे टू फ्रेश ब्लड, जो फ्रेश ब्लड है, जो नया खून है, जो जवान लोग हैं, उनको भी तो आप पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं मौका दीजिए। मीनवाइल द इंटरिम गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट नेपाल्स इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अचीवमेंट्स while building the stage for free and fair elections. This is the surest path to safeguarding the promise of democratic, plural and republican नया नेपाल. मीनवाइल जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इस बीच में ये जो सब कुछ चल रहा है, इस बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट है मस्ट प्रोटेक्ट नेपाल्स इंस्टीट्यूशंस, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए नेपाल के इंस्टीट्यूशंस की। पार्लियामेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आग लगाई गई है, इनकी इंटरिम गवर्नमेंट को रक्षा करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अचीवमेंट्स की रक्षा करनी चाहिए। वाइल बिल्डिंग द स्टेज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, एक स्टेज बन रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लेकिन उसके चलते, उसके साथ में आपको इंस्टीट्यूशंस को भी बचाना चाहिए। जहाँ पर भी संवैधानिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, वॉयलेंस हो रही है, उसको दमन करो उसका। दिस इज द श्योरेस्ट पाथ, ये बिल्कुल श्योरेस्ट पाथ है टू सेफ गार्डिंग द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेटिक, प्लूरल एंड रिपब्लिकन नया नेपाल। तो ये क्या है, यही एक तरीका है सेफ गार्ड करने का, रक्षा करने का, किस चीज़ की, डेमोक्रेटिक प्रॉमिस की। जो प्रॉमिस हुए थे डेमोक्रेसी लाएंगे, नेपाल के लोगों ने चुना था कि भाई डेमोक्रेसी रहेगी हमारे देश में, प्लूरल एंड रिपब्लिकन नया नेपाल जो बनाया था पोस्ट मोनार्की के बाद में, जो अब नया नेपाल चल रहा था, वहाँ पर इलेक्शंस होते थे, प्राइम मिनिस्टर्स बनते थे, उस चीज़ को बचाने का एकमात्र यही तरीका है। जो भी रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं, उनको पनिश किया जाए, दमन किया जाए उनका। जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बचाया जाए, यही तरीका है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट आज का ट्यूटोरियल था। 10 आउट ऑफ 10 भाई साहब, लेवल इतना खतरनाक था, वर्ड्स ऐसे थे आपको बेहोश कर देंगे भाई साहब, आपने देखे शुरू में लेकिन अच्छा था, मज़ा आया पढ़ के भाई, सिचुएशन समझ में आई, क्या है, क्या करना चाहिए। एडिटोरियल पढ़ने का ये खासियत है, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है भाई साहब, पूरा माइंडसेट बदलेगा, एक सिचुएशन समझ में आएगी, उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप फिर नॉर्मल इंसान नहीं रह जाते हो अगर आप डेली बेसिस पर एडिटोरियल पढ़ते हो। तो कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं आगे। एडिटोरियल स्टेट करता है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाई? जो नेपाल की सरकार गिरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बताया गया? प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया वॉलंटरली, रिजाइन तो नहीं हुआ, उसको हटाया गया। आर्टिकल 76 की बात आई थी, वो अलाउ करता है डिसोल्यूशन, कब? जब केवल एक पीएम का अपॉइंटमेंट फेल हो जाए। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यही इसमें वजह थी, डिसोल्यूशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए है क्योंकि आर्टिकल 76 नेपाल के संविधान की वायलेशन है ये। जब द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द प्रोटेस्टर इज डिस्क्राइब एज मोस्ट डैमेजिंग टू नेपाल्स डेमोक्रेसी। इन एक्शन में से, प्रोटेस्टर ने जो एक्शन किए, इनमें से मोस्ट डैमेजिंग क्यों है नेपाल की डेमोक्रेसी, कौन सा है इनमें से? डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड अगर प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन के लिए हो रही है, डेमोक्रेसी के लिए वो खतरा नहीं है, वो तो एक अच्छी चीज़ है,
भाई रेजिग्नेशन के लिए, इस्तीफे के लिए डिमांड कर दिया तो अच्छी बात है ना, आलोचना हो रही है चीज़ों की। रिलायंस ऑन डिस्कॉर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग में डिस्कॉर्ड के ऊपर रिलायंस कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए तो ऐसा कुछ खतरा इसमें है नहीं। बर्निंग पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब ये है असली चीज़, सबसे खतरनाक चीज़ डेमोक्रेसी के लिए, इससे खतरनाक चीज़ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट जहाँ से डेमोक्रेसी चलती है, सरकारें चलती हैं, उसको जला दिया गया। जहाँ से कानून व्यवस्था चलती है, सुप्रीम कोर्ट, उसको जला दिया गया। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, मोस्ट डैमेजिंग। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, वन पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम ऑफ द करंट क्राइसिस कुड बी। पॉसिबल आउटकम क्या निकल सकता है करंट क्राइसिस जो चल रहे हैं? मोनार्की रिटर्न हो सकती है, मोनार्की वापस आ सकती है, कम उम्मीदें हैं, इलेक्शन हो जाएंगे वहाँ पर। मेन स्ट्रीम लीडर्स कंसोलिडेटिंग पावर, जो मेन स्ट्रीम लीडर्स है वो पावर को कंसोलिडेट कर लेंगे, नहीं अपने पास नहीं रखेंगे। फ्रेश लीडरशिप विद इन मेन स्ट्रीम पार्टीज, हाँ फ्रेश लीडरशिप देखने को मिल सकती है। आगे जो इलेक्शन होगा, यंग ब्लड उसमें आपको देखने को मिल सकता है, जवान लोग उसमें लीडरशिप में आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये पूरी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ग्रामर क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन करिएगा भाई, सेगमेंट में जो भी एरर है उसको सेलेक्ट करिएगा, पहचानिएगा, वहीं पर सपोर्ट करेंगे। द प्रोटेस्टर्स क्लेम्स दैट इम्पोस्टर्स कैरिड आउट द वायलेंस बट देयर रिलायंस ऑन ऑनलाइन फोरम्स रिवील इमेच्योरिटी। इसमें एरर क्या है? इसमें एरर क्या है? द प्रोटेस्टर्स तो प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पर क्लेम्स क्या कर रहे हैं? एस क्या कर रहे हैं यहाँ पर? काट दो इसको। The protesters claim that imposters carried out the violence, but their reliance on online forums reveal immaturity. ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया इसका, तो क्लेम्स की जगह पर क्लेम हो जाएगा। फिलर्स का क्वेश्चन है, द इंटरिम गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट क्रिमिनल्स आर ब्रॉट टू जस्टिस। इंटरिम गवर्नमेंट को एंश्योर करना चाहिए कि जो क्रिमिनल्स हैं ना, जो आगजनी कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, आर ब्रॉट टू जस्टिस, उनको सजा दी जाए। डैश वायलेंस कुड बिकम नॉर्मलाइज, तो सेंस ऐसा है कि अन्यथा वायलेंस कैसी बन जाएगी? नॉर्मलाइज हो जाएगी वहाँ पर। सिंस तो आएगा नहीं, ऑल दो का कोई मतलब नहीं है। और देखो यहाँ पर शुड आया है, शुड के साथ में एक चीज़ आती है लेस्ट, ठीक है, तो वरना अन्यथा मतलब होता है इसका लेस्ट, तो लेस्ट यहाँ पर एकदम बढ़िया वर्ड है। सी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। द इंटरिम गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट क्रिमिनल्स आर ब्रॉट टू जस्टिस। इंटरिम गवर्नमेंट को एंश्योर करना चाहिए कि भाई जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दी जाए। लेस्ट वायलेंस कुड बिकम नॉर्मलाइज, अन्यथा वायलेंस वहां पर नॉर्मलाइज हो जाएगी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंप्रूवमेंट। द एंट्रेंज्ड लीडरशिप ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज कंपेल्ड बाई पार्टी मेंबर्स टू गिव वे टू फ्रेश ब्लड। ये क्या हुआ? एंट्रेंज्ड लीडरशिप ऑफ द मेन स्ट्रीम पार्टीज कंपेल्ड बाई पार्टी मेंबर्स टू गिव वे टू फ्रेश ब्लड। वर्ब की कमी चल रही है भाई, इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब फिल करनी पड़ेगी। द एंट्रेंज्ड लीडरशिप ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज कंपेल्ड कर रखा है, यहाँ पर कुछ तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब की कमी चल रही है। द एंट्रेंज्ड लीडरशिप ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज इज कंपेल्ड बाय पार्टी मेंबर, ये ठीक है, इज आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की कमी थी। जो एंट्रेंज्ड लीडरशिप है ना मेन स्ट्रीम पार्टीज की, वो क्या है? वो कंपेल्ड है, इज कंपेल्ड बाय पार्टी मेंबर्स के द्वारा कंपेल्ड है टू गिव वे टू फ्रेश ब्लड, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, क्लॉज टेस्ट पढ़िएगा ध्यान से, लगाएंगे फिर इसको, पढ़िएगा एक बार, आप ध्यान से पढ़ेंगे फिर मैं बताता हूं आपको। जल्दी पढ़िएगा इसको। हरे कृष्णा पढ़िएगा बेटा, जल्दी से पढ़िएगा इसको। नेपाल इज अंडर, अच्छा आप पोज कर लेना, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ वरना क्लास लंबी हो जाएगी और टाइम भी काफ़ी हो जाएगा। नेपाल इज अंडरगोइंग अ टर्बुलेंट फेज आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट लेड टू द फॉल ऑफ इट्स इलेक्टेड गवर्नमेंट। नेपाल अंडरगोइंग मतलब गुजर रहा है टर्बुलेंट फेज से, जहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो इसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसने गिरा दिया है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट वॉज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो पार्लियामेंट डिसोल्यूशन हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है वो, अंडर आर्टिकल 76। येट द मूव हैज़ गॉन लार्जली अनचैलेंज, लेकिन ये जो मूव था गॉन लार्जली अनचैलेंज ड्यू टू द कैसी सर्कमस्टांसिस हैं वहाँ पर, ट्राइवल मामूली सी हैं, नेग्लिजिबल हैं, ऑर्डिनरी हैं। ये जो सिचुएशन चल रही है, पार्लियामेंट गिर गई, आगजनी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्राइवल मामूली तो नहीं हो सकती, नेग्लिजिबल नजरअंदाज इसको नहीं किया जा सकता, ऑर्डिनरी तो नहीं है, साधारण तो नहीं है, एग्जिजेंट मतलब बहुत अर्जेंट इसका सर्कमस्टांसिस चल रही हैं।
द प्रोटेस्टर्स अटैक ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो प्रोटेस्टर का अटैक है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर, इंक्लूडिंग द बर्निंग ऑफ पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, इज सीन एज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन नेपाल्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये जो जलाई गई हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, इन चीज़ों पर जो अटैक हुआ, डायरेक्ट असॉल्ट है। डायरेक्ट क्या है? असॉल्ट है। किस चीज़ का? नेपाल के पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जब संविधान बना उसके बाद का जो नेपाल है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। वाइल ग्रीवांसेस अबाउट करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस आर लेजिटिमेट, जो ग्रीवांसेस हैं करप्शन के और पुअर गवर्नेंस के बारे में, ये लेजिटिमेट है। ठीक है, लेजिटिमेट है, लीगल है। द रिलायंस ऑन द ऑनलाइन फॉरम्स फॉर डिसीजन मेकिंग रेजेस कंसर्न्स, लेकिन जो रिलायंस दिखा रहे हैं, ये जो निर्भरता दिखा रहे हैं ऑनलाइन फॉरम्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए, ये चिंताजनक है। अबाउट किस चीज़ के लिए? लेजिटिमेसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, इम्पर्सोनेशन के लिए, या फिर रिप्रेजेंटेटिवनेस के लिए। लेजिटिमेसी का तो कोई सवाल इसमें नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का कोई नहीं है भाई। डिसीजन मेकिंग के लिए वो निर्भर हो रहे हैं किसी एक एप्लीकेशन पर, तो ये क्या? ये रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं है, ये भागीदारी नहीं है देश के उस चीज़ों में, ये अलग तरीके से आप एक चीज़ के लिए देश को जला दे रहे हो, ये बहुत गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द इंटरिम गवर्नमेंट नाउ फेसेस द डुअल चैलेंज ऑफ पनिशिंग ऑफेंडर्स वाइल सेफगार्डिंग द प्रॉमिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड प्लूरल डैश। इंटरिम गवर्नमेंट फेस कर रही है डबल चैलेंज कि भाई वो पनिश भी करना है उनको ऑफेंडर्स को, क्योंकि सरकार है तो थोड़ा बहुत नियम तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन सेफगार्ड भी करना है उनको प्रॉमिस किस चीज़ का? डेमोक्रेटिक एंड प्लूरल, मोनार्की का नहीं। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक अगर बात आ रही है तो मोनार्की उसके साथ आ नहीं सकता। प्लूरल, रिपब्लिक, ऑटोक्रेसी या फिर अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी हो नहीं सकता, अरिस्टोक्रेसी तो हो नहीं सकता भाई। ऑटोक्रेसी होगा नहीं, क्योंकि ये अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी के साथ में जाएगा रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ में जाएगा प्लूरल रिपब्लिक। मतलब प्लूरल रिपब्लिक क्या है? जहाँ पर कई सारी पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, PQRS करिएगा भाई, रीअरेंज करना है आपको, इसको एक कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है। 3-4 फ्रेजेस सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको मिला करके बनाना है आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस। बताइए भाई। Even if its implementation has been patchy, Nepal's 2015 constitution was a landmark achievement after years of monarchy and civil war, reflecting the aspirations of marginalized communities. और ट्रिक्स लगाएं इसमें, लगाया जाए ट्रिक्स। चलो शुरुआत करते हैं इवन इफ से। इवन इफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इट्स किसके लिए आ गया भाई? हमें क्या पता किसके लिए आ गया? इसका मतलब है कोई बात पहले करी गई होगी, उसके लिए प्रोनाउन इट्स आया। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, किसकी इम्प्लीमेंटेशन? कुछ नहीं पता। बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, काट दो। डी ऑप्शन कट गया। आर देखो, आर चेक करो। आफ्टर ईयर्स ऑफ मोनार्की एंड सिविल वॉर, तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ हुई होगी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा गया होगा कि किस चीज़ के बाद में, तो फिर आर ऑप्शन भी यहाँ पर सटीक नहीं लगता। एस ऑप्शन, रिफ्लेक्टिंग द एस्पिरेशंस ऑफ माइलैंड कम्युनिटी। रिफ्लेक्टिंग द मतलब यार आप क्या, रिफ्लेक्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द वर्ब है, जीरन के रूप में यूज़ हो रहा है इसका। तो अगर आप भाई साहब रिफ्लेक्टिंग द एस्पिरेशंस ऑफ माइलैंड कम्युनिटी से तो शुरुआत कर ही नहीं सकते, तो फिर एस ऑप्शन भी कट गया। एक ऑप्शन बचा QRSP। तो ट्रिक तो समझ में आ गई ना कि कैसे होगा, क्या करना है। अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ढूंढना होता है ना हमको स्टार्टिंग में, कि भाई किस चीज़ को हम सब्जेक्ट बनाएं, किस चीज़ के बारे में बात करें। नेपाल 2015 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ लैंडमार्क अचीवमेंट, मिल गया सब्जेक्ट कि नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना 2015 का, एक लैंडमार्क अचीवमेंट था। और कब था? आफ्टर ईयर्स ऑफ मोनार्की एंड सिविल वॉर, सालों तक मोनार्की चली, सिविल वॉर चले, उसके बाद जो नेपाल का 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक लैंडमार्क अचीवमेंट था। तो QR और SP बचा बाद में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। QR के बाद में क्या? रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशन मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ की, जो पिछड़ी हुई जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है ये कानून की व्यवस्था वहाँ पर आना। इवन इफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन पैची, चाहे उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पैची रही, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी में रही, लेकिन फिर भी एक लैंडमार्क अचीवमेंट तो था। तो QRSP इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नीचे आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है जी, ये कहाँ पर मिल जाएगी? आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs, इसको करेंगे, इसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इनको अभी कर लेंगे, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। ये बहुत हल्के हल्के वर्ड्स हैं, क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको वर्ड्स याद करा देंगे भाई साहब। ये इतने बढ़िया हैं, आपको वर्ड्स याद करा देंगे ये, तो इसको कर लिया करें, इसको मिस कभी ना किया करें। विच वर्ड डिस्क्राइब, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है डन ओपनली विदाउट शेम, बिना किसी शेम के, बिना किसी सीक्रेसी के कोई काम करा गया।
लेजिटिमेट है, ब्लैटेंटली है, पेनिस्टेकिंग है या फिर एक्सिजेंट है। तो वो काम तो खुल्लम खुल्ला करा गया शरेआम, तो फिर एक का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ब्लैटेंटली। एक गवर्नमेंट है डीपली रूटेड इन करप्शन, डीपली रूटेड है करप्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे? एंट्रेंस्ड, आउटस्टेड, एनाक्रोनिस्टिक, इम्पोस्टर। एंट्रेंस्ड है मतलब जड़ें जमा चुकी है ऐसी गवर्नमेंट, तो डीपली रूटेड को क्या बोलते हैं? एंट्रेंस्ड। विच वर्ड रेफर्स टू बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर, एक पावर से हटा दिया गया मतलब आउटस्टेड, आउट कर दिया गया। थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल 76 वॉल्यूशन हुई है नेपाल में, वॉज कंसिडर्ड, उसको क्या करा गया है? डैश अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द एडिटोरियल, एडिटोरियल में कैसा? पेनस्टेकिंगली, ब्लैटेंटली, एग्जिजेंटली या फिर फ्रीवोलसली। फोर्थ का बी ऑप्शन हो जाएगा ब्लैटेंटली, बहुत बड़े रूप में, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया इसको। एन इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन कैन बी कॉल्ड, एक ऐसी इमरजेंसी जिसके अंदर बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एक्शन लेने की, उसको क्या बोलते हैं? एग्जिजेंट। एग्जिजेंट मतलब अर्जेंट। बर्निंग ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज, बर्निंग करी गई पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट की, इसको कैसा बताया गया? लेजिटिमेट, इसको कानूनी रूप से बढ़िया बताया गया। पेनस्टेकिंग बताया गया, इग्रेजियस या फिर वैक, बताओ वैक नहीं, इग्रेजियस। सिक्स्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है, इग्रेजियस है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ इसको बताया गया, घिनौना, घोर। अ प्रोजेक्ट डन विद एक्सट्रीम केयर, एक प्रोजेक्ट जिसको बहुत एक्सट्रीम केयर के साथ में, बहुत डिटेल के साथ, बहुत एफर्ट्स के साथ करा गया, उसको क्या बोलते हैं? पेनस्टेकिंग। पेनस्टेकिंग, ए ऑप्शन 7 का करेक्ट रहेगा। टाइपराइटर यूज करना आज के डिजिटल एरा में, उसको क्या बोला जाएगा? एनाक्रोनिस्टिक, एंट्रेंड, एक्सिजेंट, इम्पर्सोनेशन। एनाक्रोनिस्टिक बोला जाएगा। एनाक्रोनिस्टिक मतलब आउटडेटेड, क्या बताया जाएगा उसको? पिछड़ा हुआ, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरा बनने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है खुद को। इम्पोस्टर, वैग, लेक्सिकोग्राफर, शीट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्पोस्टर बता रहा है कि आई एम पोस्टर, मतलब पोस्टर में मैं हूँ, एक पोस्टर लगाया, कह रहा है कि ये मैं हूँ, लेकिन वो है नहीं, वो बस प्रिटेंड कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्पर्सोनेशन, एनोनिमिटी, एडल्ट्रेशन या फिर एंट्रेंचमेंट। तो वो क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं आपको एनोनिमिटी, पता ही नहीं लगता कौन है भाई, फेक अकाउंट है, नाम ही नहीं है उसको कुछ, एनोनिमिटी है वहाँ पर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लाफ्टर इज अ फ्यूनरल, लाफ्टर इन अ फ्यूनरल होल वुड बी एन एक्ट ऑफ, फ्यूनरल होल है, किसी का अंतिम संस्कार चल रहा है, वहाँ पर हंसी, उसको क्या बोला जाएगा? एनोनिमिटी, फ्रीवोलिटी, इग्रेजियसनेस या फिर लेजिटिमेसी, उसको बोला जाएगा फ्रीवोलिटी, बहुत ज़्यादा घिनौनी बात बोली जाएगी वो, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रिटेंडिंग टू बी अनदर ड्यूरिंग एन एग्जाम इज कॉल्ड, किसी एग्जाम में प्रिटेंड करना, दूसरे की जगह पर एग्जाम देना, उसको क्या बोलते हैं? इम्पर्सोनेशन, एडल्ट्रेशन, फ्रीवोलिटी या फिर लेक्सिकोग्राफी। नहीं, इम्पर्सोनेशन बोला जाएगा, कहेगा कि पकड़ा गया, दूसरे की जगह एग्जाम दे रहा है, पकड़ा गया, कह रहा कि आई एम द पर्सन, मैं ही हूँ ये, लेकिन वो नहीं है, इम्पर्सोनेशन, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स अराउंड लीडर, लीडर के आसपास जो एक एडवाइजर्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? कोटरी बोलते हैं उसको, कोटरी, उसके जो सहयोगी, उसके जो साथी लोग हैं। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ही विल रिपे हिज लोन वैन पिग्स फ्लाई, अपना लोन पेमेंट कर देगा वैन पिग्स फ्लाई, मतलब क्या? कभी नहीं करेगा। डेफिनेटली सुन नहीं, नेवर 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 नेवर। 14 का बी ऑप्शन, नेवर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज रूड कमेंट्स डैश ऑन अवर एंथुसियाज्म, हमारे एंथुसियाज्म पर उसकी रूड कमेंट्स ने क्या कर दिया? पानी फेंक दिया। थ्रो कोल्ड वाटर, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। शी वांटेड टू आर्ग्यू बट डिसाइडेड टू, वो आर्ग्यू करना चाहती थी लेकिन उसने क्या करा है? डिसाइड टू होल्ड हर टंग, मतलब उसने चुप रहना, साइलेंट रहना चुना है। अ ट्रेटर इन वंस ओन फैमिली, खुद के फैमिली के अंदर ही एक ट्रेटर, उसको क्या बोलते हैं? अ कुकू इन द नेस्ट, कुकू इन द नेस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। द एक्सीडेंट डैश व्हेन द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, एक्सीडेंट कब हुआ? जब ड्राइवर ने लॉस्ट कर दिया कंट्रोल, तो इसमें 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, केम अबाउट। सेकंड, इसमें पास्ट में चल रही है बात, केम अबाउट, क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट आया, ठीक है, तो इसलिए पास्ट में चल रही है, तो एक्सीडेंट केम अबाउट कब हुआ, ठीक है, केम अबाउट मतलब हैपन, हुआ। यस्टरडे आई डैश माई ओल्ड क्लासमेट, तो अपने ओल्ड क्लासमेट के मार्केट में क्या मिला होगा? तो केम अक्रॉस मतलब अचानक से सामने आना, कम अक्रॉस, तो 19 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड बिल्डिंग फाइनली डैश ड्यू टू हेवी रेन, हेवी रेन की वजह से जो ओल्ड बिल्डिंग थी वो क्या हो गई? ओल्ड बिल्डिंग क्या हो गई? वो क्या हो गई होगी? कम अक्रॉस, सामने आना, कम बैक नहीं, कम अबाउट नहीं, कम अपार्ट, ये गिर गई मतलब ढह गई, ठीक है, तो केम अपार्ट का मतलब होता है गिर जाना, तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर ईयर्स अब्रोड, सालों तक बाहर विदेश में रहने के बाद ही फाइनली डैश टू हिज विलेज, अपने गांव में वापस आ गया होगा, केम बैक, ठीक है, केम बैक 21 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ विटी जोकर,
एक विटी जोकर है, काफ़ी फनी है, जो एंटरटेन करता है पीपल को, लोगों को अपने जोक के साथ में, उसको बोलते हैं वैग। बी ऑप्शन करेक्ट है। कवर फॉर ब्लेड, ब्लेड या फिर स्वॉर्ड के लिए कवर है, उसको क्या बोलते हैं? शीथ बोलते हैं उसको, ठीक है, शीथ बोलते हैं। मिक्सिंग वाटर इन मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वाटर में मिक्स कर देना पानी को, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मिल्क में वाटर को मिक्स कर देना, मैं कह रहा हूँ वाटर में पानी को मिक्स कर देना, नहीं, मिल्क के अंदर वाटर मिक्स कर देना, पानी मिक्स कर देना दूध के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। बी ऑप्शन करेक्ट है। 25th क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, एक ऐसा पर्सन जो कंपाइल करता है डिक्शनरीज को, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर, वैग, इम्पोस्टर, एनाक्रोनिस्ट। बताइए 25 का आंसर आप देंगे, ABCD में ना दे करके वर्ड बताएंगे कि वर्ड क्या है, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन थे वहाँ पर, 25 थे यहाँ पर, आज टोटल 35 क्वेश्चन थे। 10 में से अगर आपके 6+ भी बन जाते हैं आज तो अच्छा स्कोर है, एंड 25 में से अगर आपके, आज तो भाई तकड़े वर्ड्स हैं, आज तो तकड़े वर्ड्स हैं। इसमें अगर आप 17+ भी बना पाए ना, 17+ भी, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 23+ मार्क्स जिसके आज बन जाएंगे, वही बच्चा अपने मार्क्स बताएंगे कमेंट्स में, वही बच्चा ये मानकर चलेगा कि आपका सही स्कोर है, आपने अच्छा परफॉर्म आज के टेस्ट में किया है, ठीक है जी। चलिए भाई, आप लगातार मेहनत करते रहिएगा बेटा, कोई संडे वनडे कुछ नहीं होता यार, आप संडे वनडे मत बनाया करो, लगातार मेहनत करो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक एकदम तपस्या के रूप में काम करना है, ठीक है जी। चलिए बेटा, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, रोज़ मेहनत करते रहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर दिलवाएगी। थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।